हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 10 जो कि यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस है, यूनिट 2 में गुप्त वाकाटक युग के जो सबसे नीचे है, जिसमें है विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विकास। तो ये सारा जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सारा तो नहीं, यहाँ पर विज्ञान के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार प्राचीन भारत में विज्ञान जो है और खगोल विज्ञान, गणित, इन सब के उसमें कितना विकास हुआ और क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें हमने और देशों से लिया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है हम देखें कि सभ्यता के आदिकाल से, पाषाण काल से ही भारत में वैज्ञानिक बुद्धि होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। विज्ञान के कुछ क्षेत्र जैसे कि गणित हो गए, ज्योतिष हो गए, धातु विज्ञान हो गए आदि के क्षेत्रों में भारत के लोगों ने जो आविष्कार किए वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब ये आविष्कार कौन है तो आगे देखते हैं। भारतीयों का वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय हमें प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगता है, जहाँ पर जैसे कि वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ऋतु विज्ञान, मतलब उनको ऋतुओं का भी ज्ञान था, प्राणियों का भी ज्ञान था, तभी तो वो पिक्चर बनाते थे। और वनस्पति मतलब क्या चीज़ हमें खानी है, तो ये पाषाण काल से ही कुछ शाखाएं जो है वो यहाँ पर विज्ञान की कई शाखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं। तो पशुओं का जो चित्र है तैयार करने के निर्मित उसने उनकी शरीर रचना की अच्छी जानकारी प्राप्त थी। मतलब पशुओं का चित्र, मतलब चित्र बनाया तो उससे ये पता चलता है कि उनको शारीरिक ज्ञान जो था भारतीयों का वो काफ़ी अच्छा था, तभी जो है पिक्चर को ड्रॉ कर पाए वो दीवालों पर। आगे है खाद्य अखाद्य पदार्थों का भी उसे ज्ञान था, यानी कौन सा पदार्थ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस ऋतु में होता है, कहाँ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको जानकारी थी। पशु कहाँ और कब मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारी जानकारी भी भारतीयों को थी। आगे है अग्नि के नियंत्रण स्थापित करने पर सुंदर एवं सुडौल औजार, हथियार, उपकरण आदि बनाने का प्रारंभ किया। तो यहाँ से भी पता चलता है कि उनका जो प्रौद्योगिकी है वो भी उसमें काफ़ी अच्छा उनको ज्ञान था। इस ज्ञान के कालांतर में भौतिकी और रसायन को जन्म देते हैं। आगे है गार्डन चाइल्ड ने उचित ही सुझाया कि वन परंपरा में वनस्पति विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का मूल अंतर्निहित है। अग्नि पर नियंत्रण तथा उपकरणों का आविष्कार उन परंपराओं का प्रारंभ है जिसे कालांतर में भौतिकी और रसायन का उदय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सैंधव सभ्यता में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि भारतीयों को भी साइंस में रुचि होती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले नगरों का निर्माण। तो नगरों का निर्माण जो है सुनियोजित योजना के आधार पर किया गया था, मतलब एक प्लान वे में इनका निर्माण किया गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, इनको नगरों का निर्माण करने में इनकी जो है रुचि या फिर ज्ञान काफ़ी अच्छा था। यहाँ के निवासियों के भार के पैमाने सुनिश्चित थे। इनका मानकीकरण दिव्यष्ट है कि उन्हें फुट और क्यूबिट का अच्छा ज्ञान था। तो मतलब उन्हें फुट और क्यूबिक जो है उनका अच्छा नॉलेज था, तभी वो भार और पैमाने में उसका उपयोग कर सके। वे दशमलव पद्धति से भी प्रचलित लगते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई से एक स्केल मिलता है जिसमें 9 समांतर रेखाओं तथा एक रेखा टूटी हुई है। इस आधार पर यह निर्माण दशमिक पद्धति पर माना गया है। पात्रों के ऊपर ज्यामिति अलंकार से ये स्पष्ट आभास होता है कि रेखा गणित के सिद्धांतों में उनका अवश्य में परिचय रहा होगा। तो रेखा गणित उनको बहुत अच्छे से जानते थे, तभी जो है पात्रों पर, मतलब जो घड़ों पर हमें ज्यामिति आकृतियाँ मिलती हैं वो प्रमाणित करती हैं। आगे है तौल की इकाई 16 की संख्या में और उसके आवर्तक थे। यह महत्वपूर्ण बात है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक भारत में चलती रही, क्योंकि पुराना जो रुपया है वो 16 आने का ही होता था। तो 16 की संख्या वाली जो तौल की इकाई है वो भी
आधुनिक काल तक चलती रही। इससे ये प्रमाण होता है कि हाँ, हमें ये जो तौल की इकाई है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी थी। सैंधव सभ्यता के लोगों का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की काफ़ी उन्नत थी। पाषाण तथा धातु उद्योग दोनों अत्यंत विकसित अवस्था में थे। विशाल पाषाण फलकों, मानकों, सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, सोने, चांदी, तांबा, सीसा, कांसा आदि के आभूषण, मूर्तियां, उपकरण आदि का उत्पादन एवं निर्माण विकसित तकनीकी के ही परिचायक हैं। अगला है कालीबंगा और लोथर से जो प्राप्त हुए हैं बालक के 2 कपाल, उस पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब ये जो कंकाल मिला है छोटे बच्चे का, उस पर क्या है, कंकाल, उसके सिर पर क्या है, छिद्र पाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा या सर्जरी का ज्ञान जो था वो इनको बखूबी आता था। आगे है कालीबंगा से प्राप्त खोपड़ी पर 6 छिद्र हैं जो कि कुछ भरे गए हैं। लोथर से भी प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर छेद पाए गए हैं। S.R. राव के अनुसार ये खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने के प्राचीनतम उदाहरण हैं। के थप्पलायल के अनुसार यह चिकित्सा सिर दर्द और चोट आदि के कारण असहाय पीड़ा को ठीक करने के लिए की गई होगी। तो ये यहाँ पर के जी कहते हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि जो सिर दर्द और सिर की चोट के कारण बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, उसको ठीक करने के लिए क्या है, छिद्र किए गए होंगे। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, गणित की बातें कर लेते हैं। तो गणित जो है वैदिक काल में हम गणित शास्त्र के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छे अवस्था में हमें मिलती है मैथ के बारे में जानकारी। इस दृष्टि से सूत्र काल जो है लगभग, जो कि ईसा पूर्व 600 से लेके 400 ईसा पूर्व का जो काल था, जिसको सूत्र काल कहते हैं, उस काल में जो है गणित का जो है विकास होता हमें देखने को मिलता है। इसमें कल्प सूत्र के अंतर्गत होने वाले सुलभ सूत्र विशेष महत्व हैं। सुलभ का शाब्दिक अर्थ होता है नापना। मतलब नाप, कोई भी यज्ञ करना है, कोई भी अनुष्ठान करना है, तो उसको एक नाप कर ही उस यज्ञ का निर्माण किया जाता था। यज्ञों में वेदियां और मंडप बनाए जाते थे। वेदी की आकृति विभिन्न थी। वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु, समलंब, आयत, समकोण, त्रिभुज आदि। इन्हें तैयार करने के लिए नाप और जोख की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि उनको बखूबी आता था वैदिक काल के लोगों को। इस काल के लिए जो विधि विधान बनाए गए उन्हें सुलभ सूत्रों में लिखा गया था। तो इस कार्य के लिए जो भी नियम बनाए गए थे और जो विधान बनाए गए थे वो सब के सब सुलभ सूत्रों में लिखे गए हैं। ये सूत्र ही भारत के गणित शास्त्र में प्राचीनतम ग्रंथ कहे जा सकते हैं, जिसमें हम ज्यामिति और रेखा गणितीय संबंधी ज्ञान का अत्यंत विकसित पाते हैं। गौतम बोधायन, आप स्तंभ, कात्यायन, मैत्रायण, बराह, वशिष्ठ आदि प्राचीन सूत्रकार हैं। तो ये जो सूत्रकार हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं कि गौतम बोधायन ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हैं। तो रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय बोधायन को ही दिया जा सकता है। इन्होंने ही सबसे पहले जैसी संख्याओं को अपरिमेय मानते हुए इनका अधिकतम शुद्ध मूल ज्ञात किया है। तो यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या दी गई है और इसका अधिकतम जो मूल है वो उन्होंने इसका ज्ञात किया। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या दी गई है जिसका उन्होंने शुद्ध मूल ज्ञात किया था। किन्होंने? गौतम बोधायन ने। आगे है यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रचलित प्रमेय, जिसके अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण पर 2 वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है का भी ज्ञान जो है बोधायन को शताब्दियों पूर्व था। और अब अधिकांश विद्वान इसे सुलभ प्रमेय
ही कहना पसंद करते हैं। तो जो पाइथागोरस का सिद्धांत था वो भी गौतम बोधायन ने दिया था और इसको सुलभ प्रमेय के नाम से कहना आज लोग पसंद करते हैं। आगे है बोधायन ने ही वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का जो नियम है तथा त्रिभुज, आयत, समलंब, चतुर्भुज जैसी रेखा गणित की आकृतियों से पूर्ण परिचित थे। आगे है यजुर्वेद में अग्नि की स्तुति के संबंध में एक यानी कि 1, 10 को 10, शत को 100, सहस्त्र को 1000, आयुत को 10,000, नियुत को लाख या 100,000, प्रयत्न को 10 लाख या मिलियंस कहेंगे। अर्बुद जो है जिसको करोड़ बोलते हैं, अर्बुद इसको अर्बुद कहते हैं। तो करोड़ जो है अर्बुद हो गया, 10 मिलियन हो गए। न्यू बुर्द यानी कि 10 करोड़ या 100 मिलियन। और समुद्र यानी कि अरब जो कि बिलियन कहलाता है। मध्य यानी कि 10 अरब, 10 बिलियन। और यहाँ पर है अंत यानी कि खरब, 100 बिलियन। आगे भी है पराध हो जाएगा 10 खरब यानी ट्रिलियन। तो ये सारी संख्याएं भी हमारे उसमें किसमें यजुर्वेद में दी गई हैं। आगे है विष्णु पुराण में वर्णित है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 गुना होता है। एक स्थान का मान 10 गुना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का मान कितना हो जाएगा? 10 गुना है। तो ये विष्णु पुराण में भी वर्णित है। 18वें स्थान की संख्या को परात कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1 से 10 तथा 10 पर आधारित अन्य संख्याओं के संबंध में दशमिक पद्धति का ज्ञान वैदिक कालीन भारतीयों को प्राप्त था। आगे है अंक चिन्हों के साथ इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम वलक्षणी पांडुलिपि यानी तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। यहाँ पे बख्शाली जो है पाकिस्तान के पेशावर के समीप एक गांव है। और 1881 में एक विद्वान ने खंडित अवस्था में एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है। और मतलब यहाँ पे एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है और जिससे मतलब इन अंकों चिन्हों का प्रयोग किया गया था, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये वाला जो है उन सबका जो है वक्षाणी पांडुलिपि जो कि पाकिस्तान में के एक गांव में है। 1881 में एक व्यक्ति द्वारा किसान द्वारा खोजा गया था और जो टूटी फूटी अवस्था में हमें प्राप्त है। इसमें भाग, वर्गमूल, अंकगणितीय और ज्यामितीय श्रेणियों जैसे कि विषयों की व्याख्या है, अपितु कुछ विकसित विषय सम्मिश्रण श्रेणियों के योग, समरेखीय समीकरणों तथा प्रारंभिक द्विघात समीकरणों जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालता है। आगे सूत्र काल के बाद ज्यामितीय सिद्धांतों का विकास जो है गुप्त काल के गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा किया गया, जिसकी सुप्रसिद्धि रचना आर्यभट्टीय है। तो आर्यभट्टीय किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है। और इसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख है? तो अंकगणित, ज्यामितीय, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ये सारे के सिद्धांत दिए गए हैं। इन वृत्तों और त्रिभुजों, चतुर्भुजों और ठोसों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों का संकेत भी करता है। वृत्तों के क्षेत्रफल के विषय में उनका कहना है कि यह परिधि तथा व्यास के आधे का गुणांक होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय में उनका कहना है कि यह आधार तथा समान कोटि के गुणनफल का आधा है। उन्होंने पाई का असमान मान जो है 22/7 अर्थात 3.1416 बताया है, जो कि उस समय शुद्धतम, जो इस समय भी बिल्कुल सही मान है। आगे है आर्यभट्ट ने अंक संख्याओं का उल्लेख करते हुए उसमें गणना की दशमिक पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया है। यह प्रथम 9 संख्याओं के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू तथा शून्य के प्रयोग पर आधारित है। शून्य तथा दशमिक पद्धति की खोज को अब समस्त विश्व में स्वीकृत है। भारतीयों की गणित क्षेत्र में महानतम उपलब्धि है। बहुत समय तक यह माना जा रहा था कि संख्याओं के दशमलव सिद्धांत का आविष्कार अरबवासियों ने किया था, परंतु तथ्य ये सही नहीं है। अरबवासियों स्वयं गणित को हिंदसा अर्थात हिंदस्त मतलब भारतीयों की विधा कहते थे। और इब्न
वशियन जो कि 9वीं सदी और अल मसूदी 10वीं सदी तथा अल बरूनी जैसे लेखक इस पद्धति के आविष्कार का श्रेय हिंदुओं को ही देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त जो है 7वीं शताब्दी में हुए। ये भीनमाल निवासी विष्णु के पुत्र थे। भीनमाल निवासी विष्णु के पुत्र थे। इनकी पुस्तक का नाम था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम बात करें, चाहे आर्यभट्ट की चाहे ब्रह्मगुप्त की, सारे के सारे जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और यूजीसी हमेशा एक क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से में देता है, एंशियंट में भी देता है, मेडाइवल में भी देता है और मॉडर्न में भी देता है। चाहे वो टर्मोलॉजी पूछे या फिर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसकी कृति है, ये हमेशा पूछा ही गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको हमें पढ़ना है। आगे है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है 628 ईस्वी में लिखी गई। वृत्तीय चतुर्भुजों, वर्गों, आयतों आदि की परिभाषा तथा व्याख्या के लिए अनेक सूत्र दिए गए हैं। वृत्तीय चतुर्भुजों के क्षेत्रों को 21वें श्लोक, टालमी प्रमेय को 28वें, सूची स्तंभ को 45 और छिन्नक को 46 में वर्णित किया गया है। आगे है अब महावीर। महावीर जो है सुबोध शैली के विविध प्रकार के वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने की विधि जो है इन्होंने प्रस्तुत की थी। धनात्मक और ऋणात्मक परिणामों से ये बिल्कुल परिचित थे। घनमूल और वर्णमूल निकालने की ठोस प्रणाली का प्रवर्तन किया था। वर्ण समीकरण और अन्य प्रकार के अनिश्चित समीकरणों का हल निकालने में निपुण थे। भास्कर जो है खानदेश महाराष्ट्र के निवासी थे। इनका जो ग्रंथ है वो है सिद्धांत शिरोमणि। भास्कर का कौन सा सिद्धांत था? सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 भाग थे, लीलावती, बीजगणित और ग्रह गणित और गोला, यानी कि खगोल का वर्णन है। तो लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोला। तो लीलावती एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है कि लीलावती कौन सी पुस्तक है, गणित की, ज्योतिषी की, किसकी है? तो लीलावती किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। इसके लेखक जो हैं वो भास्कर जी हैं। और ये किसका पाठ है? सिद्धांत शिरोमणि का ही पाठ है। सुलभ प्रमेय की उत्पत्ति दी है भास्कराचार्य जी ने। लीलावती में बताया है कि क्षेत्र व्यवहार नामक अध्याय में समकोण त्रिभुजों पर प्रश्न किया है। त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बताए गए हैं। वृत्तों के क्षेत्रफल, पाई का मान, गोलों के तल और आयतन, और साथ ही पाटी गणित भी इसको कहते हैं। लीलावती को पाटी गणित भी कहते हैं। प्राचीन काल में गणना पाटी पर यानी कि धूल बिछाकर उंगली या लकड़ी से की जाती थी। आगे बीज गणित की बात करें तो यहाँ पर मतलब एक जो यहाँ पर एक सिद्धांत मतलब बुक का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में एक बीज गणित भी है। तो लीलावती को हम देख चुके हैं। बीज गणित के बारे में देखते हैं। तो 213 पद लिखे गए हैं। धनात्मक यानी कि धनात्मक संख्याओं का योग है। करणी यानी कि संख्याओं का योग है। कुटक यानी भाजक और भाज्य की प्रक्रियाएं हैं। वर्ग प्रक्रिया है। वर्ग प्रकृति है। एक वर्ग समीकरण है, अनेक वर्ग समीकरण है आदि। अनिर्णित वर्ग समीकरण के हल की जो विधि दी है उसे चक्रवाल विधि की संज्ञा दी गई है। आगे है यहाँ पर सिद्धांत शिरोमणि में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर गति का विचार। अरबों द्वारा 12वीं शताब्दी में यूरोप में फैलाया और इसी के बाद शक्ति तकनीक का भी विकास, मतलब निरंतर गति का जो विचार है वो भास्कराचार्य का ही दिया हुआ है। और इसी तकनीक से क्या है फिर आगे जो है शक्ति का विकास जो है तकनीक का डेवलप होता है। न्यूटन ने से शताब्दियों पूर्व ही भास्कर ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगा दिया था। भास्कर ने ही बताया था कि पृथ्वी का कोई आधार नहीं है और यह केवल अपनी शक्ति से स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण को स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके द्वारा बलपूर्वक यह सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जिसे खींचती है वह वस्तु कहाँ गिर जाती है? भूमि पर गिर जाती है। वे शून्य तथा अनंत का निहितार्थ भलीभांति समझते थे। शून्य तथा अनंत जो कभी भी विभाजित नहीं होता था। भारत में इस अनंतता की अनुभूति ब्रह्म तथा आत्मा के संबंध में की गई है।
यानी बताया गया है। मुगल काल में शेख फैजी जो हैं उन्होंने शेख फैजी जी ने 1586 में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी किससे, गणित से संबंधित। अब हम इसको आगे जो है खगोल वाला हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।